भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में औपचारिक रूप से शामिल हुई आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, अब की बार एनडीए 400 पार। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के मूल निवासियों से जुड़े सभी मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए त्रिपुरा सरकार, टिप्रा, मोथा क्षेत्रीय गठबंधन और अन्य हितधारकों के साथ किया समझौता। पाकिस्तान की संसद में आज होगा प्रधानमंत्री पद का चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पीपीपी के संयुक्त प्रत्याशी शाहबाज शरीफ हैं सबसे प्रबल दावेदार। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जारी है बरसात। मौसम विभाग ने कहा, हिमालयी क्षेत्रों में आज से कम हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों की सूची में 28 महिलाओं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम की 14 में से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन दीव से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। और पहली सूची में सभी वर्गों और जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेतृत्व और काशी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और वाराणसी के अलावा दिल्ली और गांधीनगर में भी भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। जम्मू में भी भाजपा समर्थकों ने जुगल किशोर शर्मा को प्रत्याशी घोषित करने पर जश्न मनाया। केरल के तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, तो वहीं लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। और आइए सुनते हैं कुछ प्रमुख उम्मीदवारों को जिन्हें बीजेपी की पहली सूची में जगह मिली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद, और उसके साथ साथ जो 20 सीट अभी तक घोषणा हो चुकी है, इसमें समाज के सब स्तर के नेताएं हैं और सब मिलके हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे लीडरशिप है, पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा सीट एज ए गिफ्ट उपहार की तरह स्वरूप देंगे। हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों पे, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी अपने संगठन शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद, आभार देना चाहता हूं। पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल जनता को, जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहां से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। I thank the Bharatiya Janata Party leadership, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Nadda ji, Santosh ji, all the leadership for the trust they have shown in me and for giving me this historic responsibility in Kerala. This is going to be a historic election for the BJP, and in Kerala also it will be a record-breaking performance for us, where in history we have never, Bharatiya Janata Party has never won a seat before, but this time we will win many seats. और इस बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो उनके एनडीए परिवार में शामिल होने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे और अब की बार एनडीए 400 पार करेगा।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और त्रिपुरा में शांति के नए युग की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिप्रा मोथा नाम से लोकप्रिय स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन और अन्य हितधारकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर कल नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। समझौते में त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर उपस्थित गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। भारत विदेशी निवेश के लिए आकर्षक स्थल बनता जा रहा है, ऐसा कई विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। जेमकॉप कैपिटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष लॉर्ड गेरी ग्रिमस्टोन ने कहा कि 2014 के बाद सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों के कारण विदेशी निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी निवेश पिछले 20 वर्षों में और विशेष रूप से 2014 के बाद से असाधारण रूप से 20 गुना बढ़ गया है। Since 2014, the change of government policies in terms of the impact they have had on the ease of doing business, reforms to the tax code to make it transparent, many economic changes, and perhaps most of all, a real sea change in the welcoming attitude that India plays to foreign investors. Whereas you now see a very investor-friendly environment, I really do believe that India has now become one of the most attractive destinations in the world for foreign investment. घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में लोग भोजन पर कम पैसे खर्च कर रहे हैं, जिसमें अच्छी खबर यह है कि लोगों के खर्च योग्य आय में वृद्धि हो रही है, जिससे अनेक क्षेत्रों में खर्च किया जा सकता है। सर्वेक्षण ये भी दर्शाता है कि ग्रामीण आजीविका में सुधार हुआ है। खासकर सबसे कम आय वर्ग के लिए ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के बीच का अंतर भी कम हुआ है। ये 2022 और 23 में घटकर 71% हो गया, जो कि 2011 और 12 में 84% और 2004 और 5 में 90% से अधिक था। सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण परिवार भी अपनी आय के हिस्से के रूप में शहरी परिवारों की तुलना में प्रोटीन से संबंधित वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। ये सभी सकारात्मक परिणाम मुफ्त खाद्यान्न, ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहल के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों ने रेलवे का कायाकल्प किया, तो वहीं सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी पिछले 10 वर्षों में बड़े बदलाव की बदौलत देश स्पीड और स्केल की राह पर फर्राटा भरता नजर आने लगा है। जिसकी कभी कल्पना की जाती थी, वो आज सच हो रहा है और नए भारत में रेलवे और सड़क परिवहन विकास के नए पर्याय बनकर उभर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। रेलवे और सड़क परिवहन के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर लगाया है।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है, जिस वजह से देश स्पीड और स्केल की राह पर फर्राटा भरता नजर आने लगा है। पहले बार देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे की वंदे भारत और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो या फिर रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों में हाई स्पीड पर भारतीय रेलवे अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। साथ ही 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर के तहत ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे का कार्यान्वयन, 40,000 पारंपरिक रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित कर किया जाएगा आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे द्वारा 31 जनवरी 2024 तक ब्रॉड गेज यानी बीजी विद्युतीकरण नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ते हुए 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के लगभग 94% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के जरिए गति सीमा के भीतर और खराब मौसम में ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद मिल रही है। यात्री सुविधाओं को पर्याप्त रूप से आधुनिक बनाने और रेलवे स्टेशनों की पहुंच और समावेशिता में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर में 1318 अमृत भारत स्टेशनों की पहचान कर 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी गई। 2014 में रेलवे 1058 मैट्रिक टन की माल ढुलाई किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी नया कीर्तिमान बनाया है। 2023 में रेलवे ने 1512 मैट्रिक टन माल की ढुलाई की। वर्ष 2014 के बाद चारों राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई, जबकि सिक्किम में भी कनेक्टिविटी प्रगति पर है। वर्ष 2014 तक 1 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। फिलहाल 2513 किलोमीटर चालू हो चुका है, जो करीब 90% है। 2015 से लगभग 23,000 पारंपरिक कोचों की जगह LHV कोच लाए गए, जिससे सफर सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ। 2024 के जनवरी महीने में वर्ष दर वर्ष के आधार पर 6.5% की वृद्धि के साथ अब तक की सबसे अधिक 142.7 मिलियन टन की माल लदाई दर्ज की गई। इसके साथ ही यातायात हिस्सेदारी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला सड़क परिवहन भी एक प्रमुख साधन है। सड़क परिवहन देश में सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 10 वर्षों में सड़क परिवहन क्षेत्र ने पकड़ी रफ्तार। भारत में लगभग 66.71 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़कर वर्ष 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गया। 4 लेन और उससे ऊपर के NH नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर नवंबर 2023 में 46,720 किलोमीटर हो गई। 2014 से NH निर्माण की औसत गति 143% बढ़कर 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। 2014 से खर्च 9.4 गुना बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। भारतमाला योजना फेज 1 के तहत 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कॉरिडोर का निर्माण। हाई स्पीड सड़क गलियारे में भी 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में भी 93% की गिरावट आई है। पहले औसतन 12 मिनट से अधिक समय लगता था, अब महज 47 सेकंड में यात्री टोल प्लाजा पार करते हैं। मंत्रालय ने बजटीय आवंटन, जो 2013 और 14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपए था, उसे 2023 और 24 में बढ़ाकर लगभग 2,76,351 करोड़ रुपए कर दिया है। वर्ष 2024 और 25 के लिए बजटीय आवंटन 2,78,000 करोड़ रुपए है। देश के विकास में कनेक्टिविटी के महत्व को समझते हुए मोदी सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं, जो रेलवे और सड़क परिवहन क्षेत्र को प्रगति के साथ गति प्रदान कर विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नए कीर्तिमान रच रहा है भारतीय रेलवे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की संसद में आज प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र शुरू होगा। नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया है। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इमरान खान के समर्थन वाले सांसद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने इमरान खान के अप्रूवल के बाद उमर अयूब को PM पद का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 336 संसदीय संसद में 169 वोट प्राप्त करने होंगे। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित उसके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वहीं इमरान खान की PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 8 फरवरी के चुनाव में 93 सीटें जीती हैं। और इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक को कल नेशनल असेंबली के 22वें स्पीकर के रूप में चुना गया। स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया गया। गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों को जरूरी राहत मुहैया कराने के लिए वायुसेना के केंद्रीय कमान के 3 विमानों ने खाद्य सामग्री के 38,000 पैकेट वाले 66 बंडल गिराए। ये एयर ड्रॉप गाजा में अधिक सहायता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें गलियारों और रास्तों के माध्यम से सहायता को बढ़ाना भी शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य देशों ने भी पहले गाजा में हवाई रास्ते से सहायता पहुंचाई है, लेकिन अमेरिका द्वारा ये पहली बार सहायता की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गाजा में आपातकालीन मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की थी। साथ ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात पर जोर देगा कि इजराइल अधिक से अधिक ट्रकों को और अधिक मार्गों की सुविधा प्रदान करे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार मदद मिल सके। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस मिशन का समर्थन करता है, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जा रही है। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती आतंकियों के हमले जारी हैं। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। जहाज रूबीमार पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। यमन की ओर से शनिवार को इसके डूबने की पुष्टि की गई है। ब्रिटिश स्वामित्व वाला ये जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। यमन सरकार ने कहा कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। और अगर बात करें देश भर के मौसम की, तो आइए देख लेते हैं मौसम का हाल। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। बिहार और झारखंड में प्रत्येक स्थानों पर बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई स्थानों पर, कुछ एक स्थानों पर बिजली चमकने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश और अलग अलग स्थानों पर भी बिजली चमकने की संभावना है। और आइए अब देख लेते हैं विभिन्न शहरों का तापमान।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।